हेलो बच्चों, वेलकम इन चरक मेडिकल एंड एनसीईआरटी क्लासेस। आज बच्चों हम टॉपिक डिस्कस करते हैं स्पॉन्टेनिटी। तो स्पॉन्टेनियस आपने प्रोसेस सुना होगा कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होती हैं। अब जैसे आप एग्जाम्पल समझ लो, ये कोई पहाड़ है, यहाँ से बॉल गिरी तो क्या ये ऊपर को तो जाने का मतलब ही नहीं, क्या ये नीचे जब जाएगी ना, तो ये समझ लो स्पॉन्टेनियस है। कोई झरना है, पानी बह रहा है तो वह नीचे जाएगा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है ना। अब कोई बर्फ़ है, आप नॉर्मल एनवायरनमेंट में बर्फ़ रख देते हो, नॉर्मल अपने कमरे में बर्फ़ रख दो, ठीक है। तो ये बर्फ़ क्या हो जाएगा, बर्फ़ का क्या हो जाएगा, बर्फ़ का बन जाएगा पानी। तो ये क्या प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस। ठीक है बच्चों, ये हम बात कर रहे हैं अपने यहाँ पर इंडिया में, जनरली इंडिया में। हो सकता है कहीं पर बर्फ़ से पानी ना बने, ये भी बात है, ये भी आगे पढ़ेंगे। तो जो प्रोसेस खुद हो रही हैं, वो क्या है, वो है स्पॉन्टेनियस, ऐसे समझ लो, जिनके लिए कोई मेहनत नहीं लग रही। ठीक है बच्चों, चलो अब जरा हम पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन। द एक मिनट। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, पहले लॉ, जो फर्स्ट लॉ था थर्मोडायनेमिक्स का, वो हमें क्या बता रहा था, ये हमें वो तो ये बताता था ना कि इंटरनल एनर्जी कैसे बढ़ेगी, हीट देने से या वर्क करने से, इस टाइप से इंफॉर्मेशन दे रहा था। मतलब वो इंटरनल एनर्जी, हीट और वर्क के अकॉर्डिंग बता रहा था। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टेल्स अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द हीट एब्जॉर्ब, कितनी हीट एब्जॉर्ब करी, एंड द वर्क परफॉर्म ऑन, या तो वर्क करेगा वो, वर्क परफॉर्म ऑन और बाई ए सिस्टम। ठीक है, या तो सिस्टम पे वर्क हुआ या सिस्टम ने वर्क किया। इट पुट्स नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो। तो उससे हमें ये नहीं पता चल रहा था, या कोई इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था कि हीट कहाँ से कहाँ जाएगी, मतलब सिस्टम से सराउंडिंग में जाएगी हीट, या सराउंडिंग से सिस्टम में जाएगी। ठीक है। However, the flow of heat is undirectional from higher temperature to lower temperature। ठीक है, अब ये देखो, हीट है कोई भी, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में तो जाती है ना, ये तो कॉमन सी बात है। ठीक है, चलो ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से पता चल रही थी। इनफैक्ट ऑल नेचुरल री अकरिंग प्रोसेस, वेदर केमिकल प्रोसेस, जितनी भी नेचर में प्रोसेस हो रही हैं, केमिकल हो या फिजिकल हो, विल टेंड टू प्रोसेस स्पॉन्टेनियसली। क्या होंगी भाई स्पॉन्टेनियसली, मतलब जो खुद भी खुद हो रही हैं, इन वन डायरेक्शन ओनली, मतलब वो बता रहा है कि जो नेचर में प्रोसेस हो रही हैं वो एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं, वो स्पॉन्टेनियस हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ए गैस expanding to fill the available volume, burning carbon dioxide giving कार्बन। अब देखो, कार्बन है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में CO2 गैस बन रही है। ठीक है, और क्या है, और कौन सी प्रोसेस बता रहा है, एक गैस हाँ, अब जैसे मान लो कहीं पर ये गैस है, ठीक है, इस डब्बे में गैस भरी हुई है, इनके ये मॉलिक्यूल हैं। अगर ये डब्बा आप खोल दो सपोज करो, तो गैस के मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, चारों तरफ फैल जाएंगे। ठीक है, तो वही बता रहा है। तो ये तो प्रोसेस खुद हो रही है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस मैंने बताई गया। बट हीट विल नॉट फ्लो फ्रॉम कोल्डर बॉडी टू वार्मर बॉडी ऑन इट्स ओन। एक बार बताओ, क्या हीट ठंडे से गर्म में चली जाएगी क्या, कोल्ड से हीट, कोल्ड से गर्म एरिया है, गर्म रूम है, उसमें खुद हो जाएगा क्या है। अच्छा, ये कोई भी गर्म है, गर्म चीज़ है, ठीक, ऐसे लिख लो हिंदी में सिंपल। और एक है ठंडी चीज़, ठंडी चीज़, आप बताओ, गर्म से तो ठंडी में जाने का बिल्कुल बनता है, ठंडी से गर्म में हीट का फ्लो हो सकता है। तो वो यही कह रहा है, हीट विल नॉट फ्लो फ्रॉम कोल्डर बॉडी टू वार्मर बॉडी ऑन इट्स ओन, खुद नहीं जा सकती। द गैस इन ए कंटेनर विल नॉट स्पॉन्टेनियस कॉन्ट्रैक्ट इनटू वन कॉर्नर, और कार्बन डाइऑक्साइड विल नॉट फॉर्म कार्बन एंड डाइऑक्साइड स्पॉन्टेनियसली। ऐसा नहीं हो सकता कि CO2 है, मान लो एनवायरनमेंट में आपने ऐसे कोई देखा है कि ये CO2 एनवायरनमेंट में है, उससे कार्बन प्लस ऑक्सीजन बन गया, जबकि कार्बन प्लस ऑक्सीजन से तो CO2 बनता है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, कार्बन डाइऑक्साइड से खुद ही कार्बन और ऑक्सीजन में वो टूट गया। These and many other spontaneously occurring changes show undirectional change।
तो वो ये स्पॉन्टेनियस, इसका मतलब ये अनडायरेक्शनल है ना, एक तरफ तो डायरेक्शन शो कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये डायरेक्शन शो नहीं कर रहे हैं। वी मे आस्क व्हाट इज ड्राइविंग फोर्स ऑफ स्पॉन्टेनियसली अकरिंग चेंजेस। अब एक क्वेश्चन बनता है भाई ऐसी चीज़ क्या है कि मतलब कोई ऊपर बॉल रखी थी वो नीचे आ रही है, ठीक है, ठीक है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड तो बना रहे हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन और ऑक्सीजन में नहीं टूट रहा, कोई तो ऐसा फोर्स होगा ना, ड्राइविंग फोर्स कोई तो होगा। अब देखो सपोज करो आप, ये क्या है, कोई भी एक गर्म है, मान लो लोहे की रॉड है ये, ठीक है, लोहे की रॉड है ये, मानते हो। अब ये आपने इसको क्या किया, ये रही, ये हीट किया तो ये बहुत गर्म हो गई है ना, तो गर्म हो गई, 2 मिनट बाद आपने क्या देखा, ये ठंडी भी हो गई है ना, ठंडी भी हो गई, तो ये तो यानी कि हीट का फ्लो होता रहा, बाहर को एनवायरनमेंट में जाती रही हीट कहीं ना कहीं, तो ठंडी भी हो गई। ऐसा नहीं हुआ कि ठंडी थी रॉड और वो खुद ब खुद गर्मी लेके, ठीक है, गर्मी लेके बहुत गर्म हो गई, ऐसा तो नहीं हुआ, बहुत गर्म हो गई, एक नॉर्मल गर्म तो हो जाएगी, चलो ठीक है भाई, एनवायरनमेंट में से तो कितनी भी हीट ली जा सकती है ना, एनवायरनमेंट में मान लो आप किसी रूम में हो तो उससे तो बहुत हीट भी मिल सकती है, बहुत हीट भी मिल सकती है, मगर एक नॉर्मल रोड अगर आयरन की पड़ी है कमरे में तो वो बहुत गर्म नहीं होती, हाँ ठीक है चलो नॉर्मल, ठीक है, तो कोल्ड चीज़ से नॉर्मल गर्म में नहीं हो रहा इतना, मतलब हो ही नहीं रहा। देखो अब प्रोसेस जो आप ये पढ़ रहे हो स्पॉन्टेनियस जो खुद बे खुद हो रही हैं, तो ये तो गर्म से चीज़ ठंडी में जा रही है, हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है, अनडायरेक्शनल है, एक तरफ हो रहा है एक तरफ नहीं हो रहा है, चीज़ें आएंगी। अभी आगे भी ये भी स्पॉन्टेनियस ऐसा क्राइटेरिया होगा, ये भी नहीं बता पाएगा थर्मोडायनेमिक्स की प्रॉपर, थर्मोडायनेमिक्स की पूरे बेसिक को, ठीक है, आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है, जब आएगा क्या आएगा, गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक, आगे पढ़ते हैं। वॉट डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ ए स्पॉन्टेनियस चेंज। अब क्या है ऐसा जो स्पॉन्टेनियस चेंज का डायरेक्शन क्या हो रहा है। इन दिस सेक्शन वी शैल इस्टेब्लिश सम क्राइटेरिया फॉर दीज प्रोसेस वेदर दीज विल टेक प्लेस और नॉट। तो हम इस चैप्टर में अब इस आगे यही पढ़ने वाले हैं कि क्या रीज़न है। लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। पहले तो ये पढ़ो जरा कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है या चेंजेस हो रहे हैं तो क्या मतलब है। यू मे थिंक बाई योर कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इज़ वन। तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या है, वो हैं which occurs immediately when contact is made between the reactant, which occur immediately when contact is made between the reactant। take the case of combination of hydrogen। कोई एक केस ले लेते हैं, चलो ठीक है, इन्होंने एग्जाम्पल से बताया हुआ है। टेक द केस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन लिया, एंड ऑक्सीजन। दीज गैसेज मे मिक्सड एट रूम टेम्परेचर एंड लेफ्ट फॉर मैनी ईयर विदाउट ऑब्जर्विंग एनी परसेप्टिबल चेंजेस। तो इन्होंने क्या किया, एक डब्बे में बंद करी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को बंद किया और बहुत टाइम के लिए छोड़ दिया कि देखो भाई बहुत सारे साल के लिए क्या होता है। ऑल्दो द रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस, तो रिएक्शन तो हुई है, चलो देखते हैं क्या हुई। बिटवीन दैम, रिएक्शन तो हुई है उन दोनों के बीच में। इट इज़ एट एन एक्सट्रीमली स्लो रेट। अब देखा जब ये डब्बे में H2 बंद की, O2 बंद की, रिएक्शन हुई, मगर क्या कई साल के लिए, ये स्लो थी बहुत, तो कोई फ़ायदा है इस रिएक्शन का होने का। इट इज़ स्टिल कॉल्ड स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। वैसे अब जब हो तो गई खुद ही ना भाई, जो प्रोडक्ट बना वो खुद बना, तो जो खुद बन रहा है खुद हो रही है चीज़, कहेंगे तो उसको स्पॉन्टेनियस ही, कि ठीक है चलो स्पॉन्टेनियस कह रहे हैं। सो स्पॉन्टेनियसली मीन्स हैविंग द पोटेंशियल टू प्रोसीड विदाउट द असिस्टेंट ऑफ एक्सटर्नल एजेंसी। मतलब कि क्या है, कोई बिना फोर्स करे स्पॉन्टेनियस, तो स्पॉन्टेनियस मीन्स हैविंग द पोटेंशियल टू प्रोसीड विदाउट द असिस्टेंस ऑफ एक्सटर्नल एजेंसी। तो बिना फोर्स करे, बिना फोर्स करे, जो खुद बिना एक्सटर्नल फोर्स लगाए, एनर्जी लगाए, मतलब हमें कुछ अलग से नहीं करना पड़ रहा, वो खुद हो रही हैं, तो वो क्या कहें, स्पॉन्टेनियस। हाउएवर इट डज नॉट टेल अबाउट द रेट ऑफ द रिएक्शन और प्रोसेस। अब एक बात बताओ, रेट ऑफ रिएक्शन का पता चल रहा है क्या, रेट ऑफ रिएक्शन का पता चल रहा है, वो तो आप किस में पढ़ोगे, केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ोगे, केमिकल काइनेटिक्स में भी देखोगे रेट ऑफ रिएक्शन प्रोसेस वगैरह। अनदर एस्पेक्ट ऑफ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन और प्रोसेस एज वी सी
इज दैट दीज कैन नॉट रिवर्स देयर डायरेक्शन। अब ये एक साइड अगर जा रही हैं तो दूसरी साइड नहीं हो सकती। मीन्स आपके कमरे में जो बर्फ़ है उससे पानी तो बन सकता है, लेकिन जो आपके कमरे में पानी है उससे बर्फ़ नहीं बन सकता। ठीक है, अब आप कहोगे सर ऐसा तो नहीं है, बनने को तो बन भी जाएगा, कंडीशन है ना वो बन जाएगा। हाँ बन जाएगा, ये सारी चीज़ें पर्टिकुलर कंडीशंस में होंगी जो बन जाएगा। फ्रिज में बन जाएगा, एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। रिवर्स दी डायरेक्शन ऑन देयर ओन। वी में समराइज इट एज फॉलो। अब ऐसे कर सकते हैं, ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। एक तो होती है रिवर्सिबल, एक होती है इरिवर्सिबल। मतलब कि रिवर्सिबल इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल का क्या मतलब है, ए से बी बन रहा है और इधर बी से ए बन रहा है। ठीक है, पीछे भी जा रही है आगे भी जा रही है, मतलब एक चीज़ से ये बन रही है फिर उसी से ये भी बन रहा है। इरिवर्सिबल का क्या मतलब, भाई ए से बी बन गया, बात ख़त्म, एंड। अब बी से ए हमें नहीं बनाना। तो भाई जो ये प्रोसेस हो रही थी, ये तो एक बार बताओ, जब ऊपर से झरना पानी कुछ बॉल नीचे गई तो क्या नीचे से ऊपर भी आ जाएगी, फिर तो एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा ना। तो बस ऐसा समझ लो। एंड मे ओनली बी रिवर्स बाय सम एक्सटर्नल एजेंसी। ठीक है, तो हो सकता है मगर कुछ एक्सटर्नल फोर्स। अब देख लो जरा, इज डिक्रीज इन एंथैल्पी ए क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी। अब तुक्का लगाया कि अब भाई एक बार बताओ, जब एनर्जी निकल रही थी, हमने कई प्रोसेस ऐसी देखी कि एनर्जी निकल रही थी, कार्बन प्लस O2 देखा तो भाई देखा तो एनर्जी निकल रही है, तो हमें लगा अच्छा एनर्जी निकल रही है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, स्पॉन्टेनियस है। तो हमने यही सोचा कि वो जब कोई भी कंपाउंड मिलेंगे और कुछ नया बनेगा तो समझ लो अगर एनर्जी निकल रही है, एनर्जी निकल रही है तो वो चीज़ स्पॉन्टेनियस है, वो चीज़ स्पॉन्टेनियस है। हमने ये सोचा, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। कुछ रिएक्शन ऐसी थी जो उसमें एनर्जी क्या हो रही थी, एनर्जी नहीं निकल रही थी, नहीं निकल रही थी, लेकिन प्रोसेस हो रही थी। ठीक है, प्रोसेस हो रही थी। तो इस डिक्रीज इन एंथैल्पी एक क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी। अब पढ़ेंगे क्या है, बता रहे हैं। If we examine the phenomena like flow of water downhill or fall of stone onto the ground, we find that there is a net decrease in the potential energy in the direction of change. तो ये क्या कह रहे हैं कि भाई यहाँ से पानी है या पत्थर है ना, पानी है या स्टोन है, कुछ भी है, ये यहाँ से यहाँ गिरा है, तो भाई देखो इसकी एनर्जी क्या है, यहाँ पर तो पोटेंशियल एनर्जी थी ना, तो इधर नीचे जाने पे कम होगी, तो हम ये सोच रहे थे, तुक्का लगा रहे थे भाई एनर्जी कम हो जाएगी, तो इसलिए स्पॉन्टेनियस बोल लेते हैं। बाय एनालॉजी वी मे बी टेम्पटेड टू स्टेट दैट ए केमिकल रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस इन ए गिवन डायरेक्शन। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो रिएक्शन वो स्पॉन्टेनियस है, बिकॉज डिक्रीज इन एनर्जी हैज टेकन प्लेस, एनर्जी डिक्रीज हो रही है, एज इन द केस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मतलब उन्होंने क्या बोला कि भाई ठीक है, हमें ऐसा लग रहा है जो रिएक्शन एक्सोथर्मिक हैं, मतलब जिनसे एनर्जी निकलती है, तो जिनसे एनर्जी निकलती है तो एनर्जी कम होना चाहता है कोई भी सिस्टम। आप एक बार बताओ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फ्लोर पर ज़्यादा स्टेबल फील करोगे या फर्स्ट फ्लोर पर? फर्स्ट फ्लोर पर ना, फोर्थ फ्लोर पर तो पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी, तो लगता है डर लगता है किसी को, या ग्राउंड फ्लोर पर कंफर्टेबल फील करे या जो भी, चलो ठीक है। तो उन्होंने सोचा, फाइनल तुक्का लगाया कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती हैं, स्पॉन्टेनियस होती हैं। लेकिन एक बार बताओ, ये कमरे में अगर एक बर्फ़ रखा है वो तो एक्सोथर्मिक नहीं है, वो तो हीट मांग रहा है तब हो रहा है, लेकिन वो हो भी रहा है। ठीक है, तो ये एक नाइट्रोजन की हाइड्रोजन से रिएक्शन की, तो क्या बना, अमोनिया बना, और देखा कि 46.1 किलोजूल पर मोल एनर्जी निकल रही थी, मतलब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन थी। ठीक है, फिर हाइड्रोजन की रिएक्शन करी क्लोरीन से, HCl बना, और देखा 92.32 kg पर मोल हीट निकल रही थी, मतलब ये स्पॉन्टेनियस थी। हाइड्रोजन की ऑक्सीजन से की वाटर निकला और 285.8 किलोजूल पर मोल। वैल्यू याद नहीं रखनी, कोई दिक्कत नहीं। तो डिक्रीज इन एंथैल्पी इन पासिंग फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट मे बी शोन फॉर एनी एक्सोथर्मिक रिएक्शन।
अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये हीट निकलने ऑन एन एंथैल्पी डायग्राम एज शोन इन फिगर 6.10 में हम देखेंगे। चलो आगे। Thus, the postulate that driving force for a chemical reaction may be due to decrease in energy sound reasonable as the basis for evidence so forth। तो बेसिकली फिर ये थोड़ा सा रीजनेबल लग रहा था भाई, ये एनर्जी अगर निकल रही है, क्या एनर्जी निकल रही है, तो उस प्रोसेस को बोल दो कि एक्सोथर्मिक तो है ही और वो खुद हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। ठीक है, तो नाउ लेटर एग्जामाइन द फॉलोइंग रिएक्शन। अब नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, दोनों को मिलाया और NO2 बना, और कितनी हीट देनी पड़ रही थी, ये निकल नहीं रही थी, 33.2 किलो जूल पर मोल। कार्बन का ग्रेफाइट वाला कार्बन है और ये क्या है, सल्फर मिलाया, CH2 कार्बन डाइसल्फाइड बना, कितनी देनी पड़ रही थी, 128.5 किलो जूल पर मोल की उल्टा ज़रूरत हो रही थी। ठीक है, तो अब देखो जरा ये ग्राफ देख लो, समझ लो क्या चक्कर है ये। These reaction दो एंडोथर्मिक आर स्पॉन्टेनियस। जब देखा यहाँ तो क्या देनी पड़ रही है, हीट देनी पड़ रही है, तब भी ये स्पॉन्टेनियस निकली, हो रही थी आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो ये इसका मतलब स्पॉन्टेनियस खुद होने का रिएक्शन का ये तो मतलब है नहीं है कि भाई हीट का कुछ लफड़ा है कि एक्सोथर्मिक हो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। मतलब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब तो ये है कि ऐसा कुछ नहीं है कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक ये क्या हो, स्पॉन्टेनियस, और ये नॉन स्पॉन्टेनियस। क्यों? क्योंकि हमने एंडोथर्मिक जिसमें हीट देनी पड़ रही थी उसमें भी देख लिया कि नाइट्रोजन को ऑक्सीजन से मिलके NO2 बनती है और ये इतनी हीट चाहिए। ठीक है, तो ये तो क्या हो रही थी, स्पॉन्टेनियस थी। तो भाई ये भी तुक्का नहीं बैठा। अब देखो जरा, समझो जरा डायग्राम को, डायग्राम क्या कह रहे हैं देख लो। रिएक्शन कोऑर्डिनेट, तो ये जो है ना एंथैल्पी डायग्राम फॉर एक्सोथर्मिक में क्या होता है बताओ जरा, हीट निकलती है, रिमूव होती है, ठीक है, रिमूव होती है। तो यानी कि रिएक्टेंट की हीट क्या होगी, ये एंथैल्पी डायग्राम एक्सोथर्मिक है ना, तो देखो रिएक्टेंट की हीट, तो जो रिएक्टेंट करे A+B मिले थे, तो इनकी हीट का डायग्राम तो ये देखो यहाँ ऊपर है। और जब प्रोडक्ट बना तो टोटल एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट ये बना। ठीक है, तो इसका मतलब ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट यहाँ आया, तो इसका मतलब ये जो एनर्जी का गैप है, ये इतनी हीट क्या होगी, निकलेगी। समझ में आ गया, ये लिखा हुआ भी है, नेट हीट इवॉल्व इन दिस रिएक्शन। ठीक, दीज रिएक्शन तो एंडोथर्मिक, वैसे ही एंडोथर्मिक हैं, आर स्पॉन्टेनियस। द रिएक्शन इन एंथैल्पी में भी रिप्रेजेंटेड एंथैल्पी डायग्राम है, वो हमने पढ़ ही लिया था। अब देखो, अब ये एंथैल्पी डायग्राम ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट को क्या करनी पड़ती है, हीट देनी पड़ती है। तो रिएक्टेंट को हीट देनी पड़ती है, ठीक है जी। अब रिएक्टेंट की क्या है, टोटल एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट है। अब इसको हमने हीट दी, तो जो प्रोडक्ट है उसकी हीट क्या हो गई, टोटल एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट ये है। तो नेट हीट एब्जॉर्ब फ्रॉम द सराउंडिंग इन दिस रिएक्शन, तो ये क्या हो रही है, सराउंडिंग से ले पा रही है और ये यहाँ तक प्रोडक्ट बन पा रहा है। ठीक है बच्चों, भाई इसने ये यहाँ पे थी रिएक्टेंट, ये थे, और जब इनने सराउंडिंग से ली हीट और ये क्या बना दिया, प्रोडक्ट बना दिया। तो हो तो खुद गई, सराउंडिंग से ले ली, मिल गई उस सराउंडिंग से, तो हो तो खुद गई। अब क्या कह रहे हैं, देयरफॉर इट बिकम्स ऑब्वियस, अब ये कंफर्म हो गया, वाइल डिक्रीज इन एंथैल्पी, एंथैल्पी चाहे डिक्रीज हो, मे बी कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर फॉर स्पॉन्टेनिटी। भाई देखो, एंथैल्पी अगर डिक्रीज हो रही है तो कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर तो है, मतलब कंफर्म नज़र तो आ रहा था, हो रहा है कुछ कि भाई एनर्जी, ये तो था कुछ कि एनर्जी अगर निकल रही है ना सिस्टम से तो स्टेबल तो हो रहा था, है ना, स्टेबल तो हो रहा था, लेकिन ये 100% रो नहीं था। ऐसा
ये पाया गया कुछ रिएक्शन इस एनवायरनमेंट से मतलब खुद हो रही हैं और उन्हें एनर्जी देने की अलग से ज़रूरत नहीं पड़ रही, वे खुद ले पा रही थी। बट इट इज़ नॉट ट्रू फॉर ऑल केसेस, वो हर केसेस में नहीं था। ठीक है बच्चों, कोई बात नहीं। अब पढ़ते हैं, अब हमने पढ़ा एक और क्राइटेरिया, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। क्या है ये बच्चों? एक मिनट, ये कितना बड़ा है ये देख लेते हैं। ओके ठीक, फिर आएगा गिव्स एनर्जी एंड स्पॉन्टेनिटी। हाँ जी, तो चलो कोई दिक्कत नहीं। अब है एंट्रोपी एंड स्पॉन्टेनिटी, तो पढ़ो जरा एंट्रोपी एंड स्पॉन्टेनिटी। तो अब आपने स्पॉन्टेनिटी क्या बोल दी थी, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या थी, बस याद रखो जो खुद हो रही हैं। ठीक है, अब एंट्रोपी क्या है, अब एंट्रोपी आप पढ़ोगे क्या है, मैं आपको बता देता हूँ एक सिंपल लैंग्वेज में। एंट्रोपी है रैंडमनेस, एंट्रोपी है रैंडमनेस। तो किसी ने कहा कि भाई स्पॉन्टेनियस से नहीं पता चल रहा, तो ऐसा होगा कि सिस्टम कोई भी अगर रिएक्शन हो रही है, मान लो x2 + y2, तो जो xy बन रहा है वो मोर रैंडम है, मतलब उसके जो मॉलिक्यूल वगैरह हैं वो रैंडमनेस, मतलब कि जैसे आप ये समझ लो। ठीक है, एक ये क्लास है आपकी, यहाँ पे टीचर आए हैं, तो ये सब अपनी अपनी सीट पर बैठे हुए हैं प्रॉपर बच्चे। ठीक है, और ये बच्चे ये बैठे हुए हैं, ठीक है, इन सीटों पे। टीचर जैसे ही उठ के जाता है, टीचर क्लास से गायब, तो कोई बच्चा इधर, कोई बच्चा इधर, कोई बच्चा इधर, कोई बच्चा इधर, कोई इधर, कोई उधर। तो ये क्या हो गए, ये रैंडम इधर उधर, रैंडमनेस इस रूम की क्या हो गई, इस रूम की रैंडमनेस बढ़ गई। समझ में आया? मान लो एक ये डब्बा है और एक ये डब्बा है, तो ये इसमें एक गैस बढ़ी है O2 और इसमें एक गैस बढ़ी है Cl2। ठीक, ये तो जैसे ये किसी से बंद है, ठीक है, और ये हमने ओपन की, ये दोनों ये हमने ओपन कर दी। ठीक, ये थे ना, तो ये हमने होल ओपन कर लिया ये। तो ये जब गैसेस दोनों मिलेंगी, दोनों गैसेस मिलेंगी, तब इनकी रैंडमनेस बढ़ जाएगी। कोई इधर मॉलिक्यूल है, कोई उधर मॉलिक्यूल है, कोई इधर है, कोई उधर है। तो अब ये बता रहा है कि भैया वो प्रोसेस हो सकती हैं एनवायरनमेंट में जो जिसमें रैंडमनेस क्या हो, बढ़ जाती हो, जो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज ना हो, डिसऑर्गेनाइज्ड हो। तो अब देखते हैं क्या है। देन व्हाट ड्राइव द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इन ए गिवन डायरेक्शन। अब ये देखना है भाई क्या है, स्पॉन्टेनियस क्यों हो रही है, कोई रिएक्शन खुद क्यों हो रही है। लेट अस एग्जामाइन सच ए केसेस इन विच डेल्टा H = 0। तो उन्होंने कहा चलो एक के कोई ऐसा केस देखो जहाँ एंथैल्पी का चेंज हो ही ना, उससे पता लग जाएगा डेल्टा H = 0, दैट इज देयर इज नो चेंजेस इन एंथैल्पी बट स्टिल द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। भाई एनर्जी में तो चलो चेंज नहीं हो रहा, एनर्जी में तो कोई चेंज नहीं हो रहा, मगर क्या है कि प्रोसेस वो हो रही है, खुद हो रही है, तो उसका रीज़न क्या होगा फिर। तो लेट अस कंसिडर डिफ्यूजन ऑफ टू गैसेज इनटू ईच अदर इन ए क्लोज कंटेनर विच इज आइसोलेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग एज शोन इन फिगर 6.11। तो उन्होंने कहा दो कंटेनर लेते हैं, ये इस तरह से दो कंटेनर लेते हैं। अब आप इनको देख लो जरा, इनकी शक्ल। इन्होंने कहा दो कंटेनर लेते हैं और दोनों में इन्होंने गैस ये इस तरह से बंद है ये आपस में, ये इन्होंने दो कंटेनर लिए। ठीक है, एक और बना लेते हैं अच्छा सा कोई, ये, और इन्होंने अपनी गैसेस भर दी। ये देखो ये दोनों मॉलिक्यूल नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, अब इन्होंने कर दी। अब एक बार बताओ, ये जो लेयर है, ये जो लेयर है, ये अगर मैं इसको हटा दूं, रिमूव, तो ये प्रोसेस होगी नहीं होगी, मतलब ये मॉलिक्यूल इधर उधर जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये इधर उधर जाएंगे दोनों के, और ये वाला इधर जाएगा, है ना। तो अब क्या होगा, मिक्सिंग। अब बताओ मैंने ये लेयर खुद हटा दी, तो अब मुझे ये बताओ मिक्सिंग सेल्फ हो जाएगी या नहीं होगी, हो जाएगी ना। तो अब बताओ, यहाँ तो कोई हीट का चेंजेस नहीं हो रहा, लेकिन ये चीज़ हो गई, ये चीज़ तो स्पॉन्टेनियस हो गई। हमने बस ये हटाया और ये हो गई, खुद मॉलिक्यूल मिक्स हो गए। तो अब यही पढ़ लेते हैं। द टू गैसेस से गैस ए गैस बी आर रिप्रेजेंटेड बाय ब्लैक डॉट्स एंड वाइट डॉट्स, ठीक है, रेस्पेक्टिवली।
सेपरेटेड बाय ए मूवेबल पार्टीशन, एक मूवेबल पार्टीशन लगा दिया, ये वाला बीच वाला जो मैं बोल रहा था, ठीक है। व्हेन द पार्टीशन इज विड्रॉन, जब वो पार्टीशन खींचा गया, द गैसेज बिगन टू डिफ्यूज इनटू ईच अदर एंड आफ्टर ए पीरियड ऑफ द टाइम डिफ्यूजन विच कंप्लीट। मतलब कि भाई ये डब्बा था, ये डब्बा था और ये बीच में लगा दिया, ये अगर रिमूव कर दिया तो इसके मॉलिक्यूल दोनों एक दूसरे से मिक्स हो गए, ठीक है। लेट अस एग्जामाइन द प्रोसेस बिफोर पार्टीशन। अब पार्टीशन से पहले की बात करते हैं। इफ़ वी वर टू पिक अप द गैस मॉलिक्यूल फ्रॉम लेफ्ट कंटेनर, अगर हम पिकअप द गैस मॉलिक्यूल फ्रॉम लेफ्ट कंटेनर, ठीक। अब एक बार बताओ, इससे मॉलिक्यूल उठाएं, ठीक। we would be sure that these will be molecule of gas A. Similarly, if we were to pick up the gas molecule from right container, we would be sure that these will be molecule of gas B. ठीक है। अब ये बता रहा है कि भाई अगर मिक्स होने से पहले हम यहाँ से उठाएं, कोई भी मॉलिक्यूल उठाते हैं तो वो किसका आएगा, गैस ए का आएगा। अब यहाँ से उठाते हैं क्योंकि ये तो सेपरेट है, तो वो किसका आएगा, गैस बी का आएगा। मिक्सिंग करने से पहले की बात बता रहा है वो जनाब। बट इफ़ वी वर टू पिक अप मॉलिक्यूल फ्रॉम कंटेनर व्हेन पार्टीशन इज रिमूव्ड, अब ये बीच वाली ये लेयर हटा दी। वी वर नॉट श्योर वेदर द मॉलिक्यूल पिक्ड आर ऑफ गैस ए और गैस बी। अब तब आपने ये उठाया कोई सा आँख मीच के, आँख बंद करके मॉलिक्यूल, तो ये ज़रूरी नहीं ए का ही आए, बी का भी आ सकता है, क्योंकि इधर से इधर आ गए मॉलिक्यूल और इधर से इधर आ गए, ठीक है। वी से दैट दिस सिस्टम हैज़ बिकम लेस प्रेडिक्टेबल और मोर कैओटिक। तो अब कोई पहले तो कन्फर्म था प्रेडिक्शन, यहाँ से उठाएंगे तो यही आएगा, अब कोई नहीं, यानी कि रैंडमनेस बढ़ गई। अब यहाँ से यहाँ सकता है और यहाँ से यहाँ आ गए हैं। तो वी मे नाउ फॉर्मुलेट अनदर पोस्टुलेट, इज एन आइसोलेटेड सिस्टम की बात हो रही है। देयर इज ऑलवेज ए टेंडेंसी फॉर द सिस्टम एनर्जी टू बिकम मोर डिसऑर्डर और काओटिक एंड दिस कुड बी क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनियस चेंजेस। तो भाई अब ऐसा लगा कि क्या डिसऑर्डर्ड होना सही है क्या, मतलब वो खुद हो रहा है क्या। टीचर चला गया, बच्चे इधर उधर हो गए। कल को मैं आपको बताऊं, आज आप जब पढ़ रहे हो, टुडे बात हो रही है कि ये गारंटी नहीं है आज कि आप पढ़ो ही, और ये भी गारंटी नहीं है कि आप क्या करो, खेलो ही, है ना। कोई भी चीज़ की पर्टिकुलर ऑर्डर में गारंटी नहीं है। हो सकता है आप थोड़ा पढ़ लो, थोड़ा खेल लो, कुछ भी कर लो। तो ऑर्डर होना इज़ नॉट ईजिली पॉसिबल। और डिसऑर्डर में जाएगा अगर सिस्टम, कोई चीज़ डिसऑर्डर होगी तो वो क्या होगी, वो सेल्फ होगी, ये लगाएगा। इसका मतलब अगर कोई चीज़ डिसऑर्डर हो रही है तो वो क्या हो रही है, प्रोसेस सेल्फ हो रही है, ये सोचा गया उन्होंने। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एक मिनट। हाँ, इस पॉइंट पे वी इंट्रोड्यूस अनदर थर्मोडायनेमिक फंक्शन, एक और फंक्शन आएगा एंट्रोपी, डिनोटेड एज एस। एंट्रोपी को डिनोट करेंगे ऐसे। तो ये बताएगा कि भाई ये क्या बोल रहा है कि एंट्रोपी यानी कि रैंडमनेस। एंट्रोपी का दूसरा मतलब है रैंडमनेस, रैंडमनेस या डिसऑर्डर, है ना। यही तो बन रहा था, डिसऑर्डर। अगर बढ़ रहा है तो सोच रहे थे भैया रिएक्शन जो है पॉसिबल है, स्पॉन्टेनियस है। द एवर मेन मेंशन डिसऑर्डर इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ एंट्रोपी टू फॉर्म ए मेंटल पिक्चर। एक मिनट, हाँ, ये ठीक। वन कैन थिंक ऑफ एंट्रोपी एज ए मीजर ऑफ द डिग्री ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डर इन द सिस्टम। तो बस अपने माइंड में ऐसे समझो, क्या डिग्री ऑफ रैंडमनेस समझ लो इसको, किसको, एंट्रोपी को, ठीक, या डिसऑर्डर इन द सिस्टम। द ग्रेटर द डिसऑर्डर इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, जितना बेकार डिसऑर्डर होगा, क्लास कॉलेज नहीं आया, स्कूल का प्रिंसिपल नहीं आया तो उस दिन क्लास भी तुमने देखा होगा ना, उतनी अच्छे से प्रॉपर फंक्शन नहीं करती कहीं ना कहीं, ठीक है। ग्रेटर द डिसऑर्डर इन आइसोलेटेड सिस्टम द हायर इज द एंट्रोपी, उतनी ही ज़्यादा क्या होती है, एंट्रोपी। एज फार एज ए केमिकल रिएक्शन इन कंसर्न, अगर हम केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं, दिस एंट्रोपी चेंज कैन बी एट्रीब्यूट टू रीअरेंजमेंट ऑफ एटम और आयन फ्रॉम वन पैटर्न इन द रिएक्टेंट टू अनदर
पैटर्न। तो आपने कहा मतलब प्रोडक्ट में जो चेंज हो रहा है, आपने कहा सर ये बात बताओ, आप तो ये फिजिकल जनरल बात कर रहे हो कि भाई ठीक है टीचर नहीं आया तो सब बच्चे इधर उधर हो गए, और अगर मम्मी पापा नहीं है तो घर के बच्चे पढ़ नहीं रहे, ये है ना डिसऑर्डर चल रहा है। ठीक है, मम्मी वगैरह नहीं है घर में तो क्या है, कहीं पर कुछ रखा हुआ है, कहीं पर कुछ रखा हुआ है, कहीं पर कुछ, कहीं पर कुछ, तो ये डिसऑर्डर चल रहा है। ठीक है, और ये खुद होता है, ये चीज़ तो खुद हो रही है ना एक जनरल बात में, कि सर आप ये बात नहीं बताओ, ये बताओ कि हमें केमिस्ट्री का रिगार्डिंग बताओ, केमिस्ट्री में क्या हो रहा है। अब तो उन्होंने जनरली बताया केमिस्ट्री में। अब आप ये देखो, मान लो कोई सॉलिड है, ठीक है, तो सॉलिड के मॉलिक्यूल जो होते हैं, एटम मॉलिक्यूल वगैरह, वो तो एक प्रॉपर वे में होते हैं ना, अरेंजमेंट होता है प्रॉपर। क्या होता है? प्रॉपर अरेंजमेंट। और लिक्विड के थोड़े से मॉलिक्यूल इधर उधर और गैस के इधर उधर घूम रहे होते हैं। तो उससे ही हम समझेंगे। इफ़ द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट इज़ वेरी मच डिसऑर्डर, अगर प्रोडक्ट की जो स्ट्रक्चर है वो वेरी मच बहुत ज़्यादा डिसऑर्डर है, देन दैट ऑफ द रिएक्टेंट के मुकाबले, मतलब रिएक्टेंट से क्या बना? प्रोडक्ट बना। और प्रोडक्ट की क्या, इफ़ द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट इज़ वेरी मच डिसऑर्डर, मतलब बहुत अच्छे से नहीं है, है ना। अब अच्छे से का क्या मतलब है? देखो, एक होता है क्रिस्टलाइन, अगर हम सॉलिड की भी बात करें, एक एमोर्फस सुना होगा आपने। तो क्रिस्टलाइन बहुत सही से अरेंजमेंट होता है सॉलिड का, है ना, इस तरह से क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है। और यहाँ पर जैसे सोडियम क्लोराइड है, क्रिस्टलाइन है, यहाँ पर सोडियम है, क्लोरीन, एक सोडियम एक क्लोरीन, इस तरह के प्रॉपर अरेंजमेंट होते हैं। लेकिन एमोर्फस में ऐसा कुछ नहीं होता। एमोर्फस में सॉलिड भी होता है ना, उसका भी अरेंजमेंट बहुत अच्छे से नहीं होता उनके मॉलिक्यूल वगैरह का। तो देयर विल बी ए रिजल्टेंट इंक्रीज इन एंट्रोपी। तो उन्होंने कहा कि अगर मतलब डिसऑर्डर में बना हुआ है, जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जब बना और वो डिसऑर्डर में है, तो वो प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो द चेंज इन द एंट्रोपी accompanying ए केमिकल रिएक्शन मे बी एस्टिमेटेड क्वालिटेटिवली बाय ए कंसिडरेशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द स्पीसीज टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन। ठीक है, चलो। अब डिक्रीज ऑफ रेगुलरिटी इन स्ट्रक्चर वुड मीन इंक्रीज इन एंट्रोपी। अगर किसी भी चीज़ की क्या हो रही है, स्ट्रक्चर की रेगुलरिटी क्या हो रही है? बेकार हो रही है। ठीक है, एक अरेंजमेंट डिसअरेंजमेंट की तरफ जा रहा है। ठीक है, रैंडमनेस की तरफ जा रहा है। तो इन्होंने कह दिया कि अब क्या है, इसका मतलब एंट्रोपी बढ़ रही है। तो ये अब लगा रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स की टीम कि ये फैक्टर तो नहीं है कि एंट्रोपी बढ़ना, कोई रिएक्शन तब होगी। फॉर ए गिवन सब्सटेंस द क्रिस्टलाइन सॉलिड स्टेट इज द स्टेट ऑफ लोएस्ट एंट्रोपी मोस्ट ऑर्डर। जो मैंने बताया, जैसे NaCl का मैंने बताया, तो ये क्रिस्टलाइन होता है, तो ये बहुत अच्छे से ऑर्डर होता है ना, बहुत अच्छे से ऑर्डर में होता है ना। द गैसियस स्टेज इज द स्टेट ऑफ हाईएस्ट एंट्रोपी। और अगर इसको गैसियस फॉर्म में रखें, गैसियस फॉर्म में करें, तो इनके मॉलिक्यूल तो भाई इधर उधर भागेंगे। सोडियम कहीं भाग रहा है, क्लोरीन कहीं भाग रहा है, सोडियम कहीं भाग रहा है, क्लोरीन कहीं भाग रहा है। ठीक है, तो अब ये सोच रहे कि रैंडमनेस बढ़ने पे क्या हो रहा है कि सिस्टम अपने आप सेल्फ वर्क कर रहा है, जबकि ऐसा आगे भी आएगा। ये भी एक पैरामीटर है, मगर ये इससे भी 100% डिसाइड नहीं कर सकते। नाउ लेट अस ट्राई टू क्वांटिफाई एंट्रोपी। अब क्या है, क्वांटिफाई करते हैं। ये तो तुमने जनरल बातों में क्वालिटेटिव टाइप बोल दिया कि एंट्रोपी क्या हो रही है, कि एंट्रोपी जी बढ़ रही है, रैंडमनेस बढ़ रही है, तो प्रोसेस को मान लो हो जाएगी। अब क्वांटिफाई करते हैं एग्जैक्ट। वन वे टू कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसऑर्डर और chaotic डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी among मॉलिक्यूल वुड बी थ्रू स्टैटिकल मेथड विच इज़ बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस ट्रीटमेंट। ठीक है, अदर वे वुड बी टू रिलेट दिस प्रोसेस टू द हीट इन्वॉल्व इन ए प्रोसेस विच वुड मेक एंट्रोपी ए थर्मोडाइनेमिक कंसेप्ट। अब उन्होंने इसको हीट से कनेक्ट किया कि हाँ थर्मोडाइनेमिक का कॉन्सेप्ट बन पा रहा है। नहीं, देखो, एंट्रोपी लाइक एनी अदर थर्मोडाइनेमिक प्रॉपर्टी, एंट्रोपी लाइक और दूसरी प्रॉपर्टी की तरह, सच एज इंटरनल एनर्जी की तरह या एंथैल्पी की तरह, इज ए स्टेट फंक्शन एंड डेल्टा इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। उससे मतलब नहीं है, तो एंट्रोपी को भी एक थर्मोडाइनेमिक्स की प्रॉपर्टी बता दिया गया। और उसको कैसे डिनोट करते हैं? डेल्टा एस। और उस डेल्टा एस मतलब उसको मतलब नहीं है कहाँ से जा रहा है, किस रास्ते से जा रहा है। अगर वो यहाँ से यहाँ पर पहुँचा है, एक स्टेट से ए से बी में पहुँचा है, तो किस रास्ते से गया
उसको फ़र्क नहीं है, चाहे किसी भी रास्ते से जाए, तो इनिशियल स्टेट माइनस फाइनल स्टेट। ठीक है। वेन एवर हीट इज एडेड टू द सिस्टम, जब हीट दी जाती है सिस्टम को, इट इंक्रीज मोलिकुलर मोशंस कॉजिंग इंक्रीज रैंडमनेस। जब आप ये ए है इसको गर्म कर रहे हो तो रिएक्शन होती है ना हीट करने पे, जनरली तो हीट करने पे ही होती है। तो इसका मतलब क्या, मान लो इसका कुछ अरेंजमेंट है तो इनका इनका क्या बढ़ता है, डिसऑर्डर बढ़ता है, डिसऑर्डर रैंडमनेस मैंने यानी कि एंट्रोपी, यही तो है, यानी कि एंट्रोपी बढ़ रही है in the system. Thus heat has randomized influence on the system. तो heat के थ्रू ही तो हो रही है होगी फिर ये रिएक्शन। कैन वी देन इक्वलेट डेल्टा एस विद क्यू, यानी कि जब हीट दे रहे हैं आप ये सिस्टम है, ठीक है, ये सिस्टम है और आपने एक हीट दी, गर्म किया, तो इसकी क्या बढ़ी, एंट्रोपी बढ़ी। एंट्रोपी बढ़ेगी ना, अरे एंट्रोपी क्या थी, मॉलिक्यूल में क्या थी, रेंडमनेस बढ़ेगी, मतलब थोड़ी सी रैंडमनेस, हीट मॉलिक्यूल इधर उधर भागेंगे, यानी कि क्या होंगे, डिसऑर्डर होंगे। तो उन्होंने कहा एंट्रोपी में और क्यू में हीट जो आप दे रहे हो उसमें कुछ ना कुछ तो होगा तिगड़म, यानी कि कुछ ना कुछ तो रिलेशन है। तो वेट, एक्सपीरियंस सजेस्ट अस दैट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर एट विच हीट इज एडेड टू द सिस्टम। तो भाई डेल्टा एस विद क्यू, आपने देखा कि जब हीट दे रहे हो तो कुछ ना कहीं डिपेंडेंस हीट की है किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। ठीक है, जब आप सिस्टम को हीट दे रहे हो, ए सिस्टम एट हायर टेम्परेचर हैज़ ग्रेटर रैंडमनेस। अब कोई भी सिस्टम है, ये एक सिस्टम है, ठीक है, तो हायर टेम्परेचर पर होगा तो मॉलिक्यूल इधर उधर भाग रहे होंगे, लोअर टेम्परेचर पर होगा तो कम भाग रहे होंगे। तो हायर टेम्परेचर हैज़ ग्रेटर रैंडमनेस इन इट देन वन एट लोअर टेम्परेचर। और जो थोड़ा सा ठंडा है, कम है, तो उसके मॉलिक्यूल फिर भी एक नॉर्मल, इसके तो भाग रहे हैं और फिर भी नॉर्मल थोड़ा बहुत भाग तो रहे हैं लेकिन उसी स्पीड से नहीं। थस टेम्परेचर इज द मीजर ऑफ एवरेज काउटिक मोशन ऑफ पार्टिकल इन द सिस्टम। तो अब देखो काउटिक, आपने 2-3 बार वर्ड आ, ये काउटिक का मतलब क्या होता है, देखो, मीन्स डिसऑर्डर। तो काउटिक मीन डिसऑर्डर, रैंडमनेस, अस्त व्यस्त होना, ठीक है। तो टेम्परेचर इज द मीजर ऑफ एवरेज काउटिक मोशन ऑफ पार्टिकल इन द सिस्टम। तो हीट एडेड टू ए सिस्टम, अगर हीट क्या की जा रही है, हीट क्या की जा रही है, ऐड की जा रही है, ठीक है जी, एट लोअर टेम्परेचर causes greater randomness than when the same quantity of heat is added to at higher temperature। मतलब क्या कह रही हैं जनाब, ये गैस, यहाँ एक गैस भरी हुई है एक सिस्टम में, एक सिस्टम में इसमें गैस भरी हुई है, यहाँ पे टेम्परेचर है जिस कमरे में ले रहे हो या इस सिस्टम का टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे टेम्परेचर है 35 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो 35 डिग्री सेल्सियस को जब आप हीट दे रहे हो तो इसकी जो रैंडमनेस है ये इतनी नहीं बढ़ेगी, जो इसको जब हीट दोगे आप तो जो कम टेम्परेचर पर है उसकी रैंडमनेस क्या होगी, उसकी रैंडमनेस ज़्यादा बढ़ेगी, ठीक है। दिस सजेस्ट दैट द एंट्रोपी चेंज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। इसका ये मतलब है, अब समझ में आया, ये क्या बोला है, देखो, हीट एडेड टू ए सिस्टम एट लोअर टेम्परेचर, जब हीट ऐड कर रहे हो कम टेम्परेचर वाले सिस्टम पे, causes greater randomness, यानी कि हीट का टेम्परेचर के साथ इन्वर्सली रिलेशन है कुछ। तो इसका मतलब दिस सजेस्ट दैट द एंट्रोपी चेंज इन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, ठीक है। डेल्टा इज रिलेटेड टू विद, एक मिनट सही से कर देते हो, और एंट्रोपी कब बढ़ रही थी, जब आप हीट दे रहे थे, है ना, जब आप हीट दे रहे थे, तो चेंजेस इन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। डेल्टा इज रिलेटेड टू विद द क्यू एंड टी फॉर ए रिवर्सिबल रिएक्शन। किस चीज़ के लिए, रिवर्सिबल रिएक्शन की। तो अब देखो जरा, तो अब ये आ गया है, ये आ गया फॉर्मूला आपके पास, ये फॉर्मूला याद भी करना पड़ेगा आपको। डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल अपॉन हीट। द टोटल एंट्रोपी चेंज, क्या बोल रहे हैं, टोटल एंट्रोपी चेंज डेल्टा एस, एंट्रोपी चेंज टोटल फॉर द सिस्टम, किसी सिस्टम के लिए, एंड सराउंडिंग, द टोटल एंट्रोपी चेंज फॉर द सिस्टम एंड सराउंडिंग ऑफ ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इज गिवन बाय।
डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग कितना हो, 0 से ज़्यादा हो, तभी तो भाई रिएक्शन प्रोसेस होगी। व्हेन ए सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, अगर एक सिस्टम इक्विलिब्रियम है, द एंट्रोपी इज मैक्सिमम एंड द चेंजेस इन द एंट्रोपी डेल्टा एस इज इक्वल टू हो जाएगा 0। उस टाइम तो जब सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो डेल्टा एस क्या रखा जाएगा, 0। वी कैन से दैट एंट्रोपी ऑफ ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, किसी भी स्पॉन्टेनियस जो खुद हो रही है प्रोसेस, इंक्रीज अगर एंट्रोपी बढ़ाते हैं टिल इट रीचेज मैक्सिमम एंड एट इक्विलिब्रियम द चेंजेस इन एंट्रोपी इज 0। तो एंट्रोपी में चेंज कुछ नहीं, 0 है। सिंस द एंट्रोपी इज ए स्टेट प्रॉपर्टी, स्टेट फंक्शन है, ये पाथ वे इधर कहाँ से आ रही है इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा, बस ये स्टार्टिंग कहाँ है और एंड कहाँ पे रुक रहे हैं। वी कैन कैलकुलेट द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस बाय डेल्टा, एक मिनट, डेल्टा एस सिस्टम अपॉन क्यू सिस्टम, हीट को जो दी जा रही है सिस्टम को, अपॉन टेम्परेचर। वी फाइंड दैट बोथ फॉर रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल एक्सपेंशन, चाहे वो रिवर्सिबल हो, रिवर्सिबल तो पता ही है ना, रिवर्सिबल क्या होता है, जो ऊपर गया फिर वही सेम आ गया, फिर ऊपर गया फिर सेम आ गया, उतना ही रिवर्सिबल। एंड इरिवर्सिबल एक्सपेंशन फॉर एन आइडल गैस अंडर आइसोथर्मल कंडीशन, आइसो डेल्टा यू इज इक्वल टू 0। आइसोथर्मल कंडीशन मतलब इंटरनल एनर्जी में क्या हुआ, आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर चेंज कितना हुआ, डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या है, 0। जब टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ मतलब इंटरनल एनर्जी चेंज हुई, बट डेल्टा एस एंट्रोपी चेंज दैट इज डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग इज नॉट 0, तो 0 नहीं होगी। भाई एक बार बताओ, तुमने ये कोई सिस्टम है, ठीक है जी सिस्टम है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों के लिए, आइडल गैस की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर नहीं बढ़ा, डेल्टा टी इजिकल टू 0, मतलब कि टेम्परेचर इंटरनल एनर्जी दोनों आपस में डिपेंड है, तो इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं आया, डेल्टा यू इजिकल टू 0। बट डेल्टा एस यानी कि एंट्रोपी में तो फ़र्क आएगा ना, यानी कि एंट्रोपी रैंडमनेस तो बढ़ेगी ना उसके मॉलिक्यूल की, तो डेल्टा एस सिस्टम क्या है, डेल्टा एस सिस्टम क्या है प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग इज़ नॉट 0, वो 0 नहीं होगी। यानी डेल्टा एस प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग का मतलब डेल्टा एस टोटल, वो 0 नहीं होगी, वो 0 नहीं होगी। The delta U does not discriminate between reversible and irreversible process where delta S does। ठीक है, चलो अब क्या है, अब ज़रा जल्दी आगे करते हैं। अब कितने पेज बचे हैं बच्चों, 1 पेज, 2 पेज और ये 3rd पेज लास्ट, तो पढ़ लेते हैं क्या है भाई। तो ये आसानी है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अब गिब्स एनर्जी भी देख लो, एक नया टर्म आया है गिब्स एनर्जी। तो गिब्स एनर्जी क्या है, एंड स्पॉन्टेनिटी। अब गिब्स एनर्जी के थ्रू स्पॉन्टेनिटी बताएंगे। तो गिब्स एनर्जी क्या है, स्पॉन्टेनियस क्या प्रोसेस है, तो स्पॉन्टेनियस तो जो खुद बे खुद हो रही थी, तो उसका ही हम देख रहे थे भैया ये हो क्यों रही है, क्या रीज़न हो रहा है। तो वी हैव बी सीन दैट फॉर ए सिस्टम के लिए बात करें, इट इज़ टोटल एंट्रोपी चेंजेस दैट इज डेल्टा एस टोटल विच डिसाइड्स द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द प्रोसेस। तो डेल्टा एस डिसाइड करता है टोटल, डेल्टा एस सिस्टम का भी हो और डेल्टा एस सराउंडिंग का भी हो। एक बार बताओ, ये जो रैंडमनेस है ये सिस्टम की तो चलो तुमने मेज़र कर ली, ये सराउंडिंग में किस किस चीज़ की रैंडमनेस मेजरमेंट करोगे, विच डिसाइड द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द प्रोसेस, ठीक है। बट मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ आइदर क्लोज सिस्टम। तो जो मोस्टली जो रिएक्शन है वो किस कैटेगरी में, भाई क्लोज में ही तो होती है वे रिएक्शन भी, किसी भी कोई भी रिएक्शन कराओगे तो क्लोज में ही तो कराओगे, या ये खोल लोगे तो फिर क्या रिएक्शन हो, कुछ नहीं है। और ओपन सिस्टम या फिर ओपन सिस्टम में हो रही हैं, ठीक है। वैसे तो नॉर्मली क्या होती है, आपने कोई भी रिएक्शन देखी वो डब्बा बंद करके ही तो होगी ना। Therefore, for most of the chemical reaction there are changes in both enthalpy में and entropy में। entropy तो पता ही है, randomness, और enthalpy मतलब heat। It is clear from the discussion in previous section that neither decrease in enthalpy
नॉर इंक्रीज इन एंट्रोपी, मतलब आप ये कह रहे थे भाई डिक्रीज हो जाएगी एंथैल्पी। एंथैल्पी डिक्रीज का मतलब क्या है, यानी कि किसी प्रोसेस में हीट निकल रही है, तो आप कह रहे थे कि उस प्रोसेस को बोल दो स्पॉन्टेनियस। तो पहले तो ये था, फिर ऐसा भी कुछ नहीं, इसका भी देख लिया कि कुछ ऐसी हैं जिनमें हीट देनी पड़ रही है तो भी स्पॉन्टेनियस है। फिर आपने कहा कि एंट्रोपी डेल्टा एस बढ़ रहा है, एंट्रोपी बढ़ रही है तो स्पॉन्टेनियस है, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। ठीक है, नाइदर डिक्रीज इन एंथैल्पी इंक्रीज इन एंट्रोपी अलोन कैन डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ स्पॉन्टेनियस चेंजेस फॉर द सिस्टम, मतलब अकेले नहीं बता सकती। हाँ ठीक है, हो रहा था, हमने देखा कुछ मोस्टली रिएक्शन में, मगर अकेला फैक्टर नहीं है, यानी कि मिल के फैक्टर है। फॉर दिस पर्पज वी डिफाइन ए न्यू थर्मोडाइनमिक फंक्शन, तो एक नया थर्मोडाइनमिक फंक्शन आया, गिब्स एनर्जी। गिब्स साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया कि गिब्स एनर्जी बताएगा कि भाई क्या चक्कर है, और गिब्स एनर्जी बताएगा, फिर टोटल मिल के बताएंगे कौन सी प्रोसेस, हमें यही तो बताना कौन सी प्रोसेस होगी और कौन सी प्रोसेस नहीं होगी। तो गिब्स एनर्जी आया और गिब्स फंक्शन जी एस, तो जी इज इक्वल टू एच माइनस टी एस, क्या है, जी इज इक्वल टू एच माइनस डेल्टा टी एस, जो भी है आगे पढ़ लोगे। तो गिब्स फंक्शन जी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, यानी कि किस पे, मास एंड वॉल्यूम पे डिपेंड कर रही है, एक्सटेंसिव है, इंटेंसिव नहीं है। एंड ए स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन कौन कौन से हैं आपको तो बस पाथ याद करने, एक तो हीट है, एक क्या है, वर्क है, बस। द चेंज इन गिव्स एनर्जी फॉर द सिस्टम डेल्टा जी सिस्टम कैन बी रिटन एज, तो डेल्टा जी सिस्टम इज इक्वल टू डेल्टा एच सिस्टम माइनस टी डेल्टा एस सिस्टम, ठीक है, माइनस एस सिस्टम डेल्टा टी, ये फॉर्मूला इन्होंने बताया। द चेंज इन गिव्स एनर्जी, क्या है ये, गौर से पढ़ लो, चेंज इन गिव्स एनर्जी फॉर द सिस्टम, तो सिस्टम में गिव्स एनर्जी होती है, और गिव्स एनर्जी क्या होती है वो हम पढ़ेंगे। तो अभी फॉर्मूला पढ़ो, तो डेल्टा, ये क्या फॉर्मूला है, डेल्टा जी सिस्टम क्या है, हाँ, डेल्टा एच सिस्टम माइनस टी डेल्टा एस सिस्टम माइनस एस सिस्टम डेल्टा टी। अब देखो, एट कांस्टेंट टेम्परेचर डेल्टा टी, कांस्टेंट टेम्परेचर पर डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, तो फॉर्मूला बन जाएगा डेल्टा एस सिस्टम इज इक्वल टू डेल्टा एच सिस्टम माइनस टी डेल्टा एस। अब ये क्या कह रहा है, यूजुअली द सबस्क्रिप्ट सिस्टम इज ड्रॉप्ड, अब ये जो सबस्क्रिप्ट होता है ना नीचे, ये सिस्टम के लिए ही बात चले तो इसे हटाइए, तो फॉर्मूला हम ले लेते हैं डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच। तो ये क्या है, गिब्स एनर्जी है, हाँ, ये एंथैल्पी है, टी टेम्परेचर हो गया, और ये क्या है, एंट्रोपी है, ठीक। अब पढ़ लो जरा, द गिब्स एनर्जी चेंज इज इक्वल टू एंथैल्पी चेंज माइनस, देखो गिब्स एनर्जी चेंज ये इज इक्वल टू एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच चेंज, ठीक, माइनस टेम्परेचर टी इंटू एंट्रोपी चेंज ये डेल्टा एस, एंड इज रेफर्ड टू एज द गिब्स इक्वेशन, इसको बोलते हैं गिब्स इक्वेशन। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन इन केमिस्ट्री में, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन इक्वेशन है ये, क्यों, इससे प्रोसेस, सब कुछ इसी से तो पता चला प्रोसेस होगी या नहीं होगी। मान लो कोई इंजीनियर हैं, ठीक है, केमिकल इंजीनियर वगैरह, तो कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं, कुछ साइंटिस्ट हैं कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो वो पहले यही चेक करते हैं कि प्रोसेस होगी या नहीं होगी। हेयर वी हैव कंसिडर बोथ टर्म टुगेदर फॉर स्पॉन्टेनिटी, तो अब हमने दोनों टर्म स्पॉन्टेनिटी के लिए, इसकी जानने के लिए देख ली कि ये प्रोसेस हो रही है या नहीं हो रही। एनर्जी देख ली इन टर्म्स ऑफ डेल्टा एच, एंथैल्पी के अकॉर्डिंग एनर्जी देख ली, एंड एंट्रोपी देख ली डेल्टा एच, ए मेजरमेंट ऑफ डिसऑर्डर, है ना, क्या है डेल्टा एच, एज इंडिकेटेड अर्लियर, हमने पहले ही देख लिया था डिसऑर्डर के बारे में। डायमेंशनली इफ वी एनालाइज वी फाइंड दैट डेल्टा जी हैज यूनिट ऑफ एनर्जी बिकॉज both delta H and the T delta S are energy term,
सिंस टी डेल्टा एस इज इक्वल टू के जूल पर केल्विन इज इक्वल टू जूल। ठीक है, चलो वो आगे बढ़ते रहेंगे। नाउ लेट अस कंसिडर हाउ डेल्टा जी यानी कि गिव्स एनर्जी जो है इज रिलेटेड टू रिएक्शन स्पॉन्टेनियस। तो अब आपने एक बार बताओ, कोई भी चीज़ स्पॉन्टेनियस कब देख लिया था? स्पॉन्टेनियस का आपने पहले क्या पढ़ा था? आपने कहा कि भाई अगर कोई रिएक्शन एंथैल्पी देखिए आपने, जो डेल्टा एस से दिखा रहे हैं, कोई रिएक्शन में हीट निकल रही है यानी एक्सोथर्मिक है, तो आपने कहा कि भाई ये रिएक्शन होगी। फिर इससे कन्फर्म डिसाइड नहीं हुआ, कुछ ऐसा रिएक्शन मिल गए जिनमें हीट देनी पड़ रही थी, हो रही थी। फिर आपने कहा एंट्रोपी यानी कि किसी सिस्टम की एंट्रोपी यानी कि रैंडमनेस बढ़ रही है, तो आपने कहा रिएक्शन होगी। ठीक है, हो रही थी, मगर कुछ ऐसा भी नहीं था, तो सिंगल फैक्टर काम नहीं कर रहा था। फिर आपने देखा ये फैक्टर काम कर रहा है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, चलो अब डेल्टा जी कैसे रिलेट कर रही है रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली, अब ये सिस्टम में बताएंगे। तो अब आपको ये तो पता ही था, हम जानते हैं कि वी डेल्टा टोटल जो एंट्रोपी है वो सिस्टम की है प्लस सराउंडिंग की है। इफ़ द सिस्टम इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद द सराउंडिंग, अगर कोई सिस्टम, ये सिस्टम है और ये थर्मल इक्विलिब्रियम पे है, ठीक है, यानी कि टेम्परेचर के इक्विलिब्रियम पे फ्रॉम किससे? सराउंडिंग से, देन द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग इज सेम एज दैट ऑफ द सिस्टम। मान लो ये टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, तो इस सराउंडिंग का भी चारों तरफा का भी अगर 20 डिग्री है, थर्मल इक्विलिब्रियम तो यही है। ऑल्सो इंक्रीज इन एंथैल्पी ऑफ सराउंडिंग इज इक्वल टू डिक्रीज इन द एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम। ये क्या कह रहे हैं, देखो जरा समझो। इंक्रीज इन द एंथैल्पी ऑफ सराउंडिंग मतलब क्या कह रहे हैं? अगर ये सिस्टम चल रहा है, ये सिस्टम चल रहा है, और ये क्या है, एक मिनट पेन दूसरा लेने तो अच्छा है, ये सराउंडिंग की बात चल रही है, ये तो थर्मल इक्विलिब्रियम पे था। अगर सपोज करो ये सराउंडिंग सेम देन द टेम्परेचर, क्या बोला है, सराउंडिंग सेम एज दैट ऑफ द, आल्सो इंक्रीज इन एंथैल्पी ऑफ सराउंडिंग इज इक्वल टू, अगर ये सराउंडिंग की एंथैल्पी थोड़ी सी बढ़ी, एक बार बताओ, तो इसकी घटेगी ना, अरे यहीं से तो सिस्टम से ही तो हीट गई होगी, तो इज इक्वल टू डिक्रीज इन द एंथैल्पी ऑफ सिस्टम, तो सिस्टम की एंथैल्पी उतनी ही डिक्रीज होगी जितना किसकी, ये सराउंडिंग की बढ़ गई है। देयरफॉर एंट्रोपी चेंज ऑफ द सराउंडिंग, एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग की जो एंट्रोपी चेंज है तो वो क्या होगी, तो डेल्टा एस सराउंडिंग इज इक्वल टू डेल्टा एच सराउंडिंग अपॉन टेम्परेचर। यही है ना, समझ में आ गया? अब देखो एक बार और, ये क्या बोल रहे हैं, देयरफॉर एंट्रोपी चेंजेस ऑफ सराउंडिंग। अब देखो ये क्या, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा ये एक सिस्टम है, ठीक है जी, ये सिस्टम है, थर्मो इक्विलिब्रियम पे रखा सिस्टम को सराउंडिंग के साथ, ठीक है। अब यही बात तो बोली ना इन्होंने, ये देख लो एक बार और, इफ़ द सिस्टम इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद द सराउंडिंग के साथ, देन द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग इज सेम एज दैट ऑफ द सिस्टम, तो इसका टेम्परेचर और इसका टेम्परेचर यानी कि सिस्टम का सराउंडिंग का सेम है। ऑल्सो इंक्रीज इन एंथैल्पी ऑफ द सराउंडिंग, अगर सराउंडिंग की एंथैल्पी ऑफ इंक्रीज होगी इज इक्वल टू डिक्रीज इन द एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम, तो जब सिस्टम की से एंथैल्पी निकली तो यानी डिक्रीज हुई, तो वो कहाँ गई, सराउंडिंग में ही गई, तो इन्होंने इसको इक्वल कर दिया। तो देयरफॉर अब ये देखो, देयरफॉर एंट्रोपी चेंजेस ऑफ द सराउंडिंग, जो एंट्रोपी चेंज हुई सराउंडिंग की, तो डेल्टा एस सराउंडिंग इज इक्वल टू जो हीट दी थी ये डेल्टा एच सराउंडिंग बाई टी है ना, तो डेल्टा एच सिस्टम बाई टी। अब ये कैसे हुआ देखो, अब जो ये हीट सराउंडिंग में निकली है, अब ये देखो तो ये कैसे कंपेयर की जा रही है, तो डेल्टा एच सराउंडिंग बाई टी, ठीक है, तो किससे सराउंडिंग में क्या पहुंच रही है, हीट पहुंच रही है, ठीक है, और डेल्टा एच सिस्टम ये क्या हो रही है, रिमूव हो रही है ना, निगेटिव का मतलब तो रिमूव हो रही है, भाई सिस्टम से निकली तो ये तो सराउंडिंग में पहुंची, तो डेल्टा एच इन्होंने कंपेयर कर दिया सराउंडिंग भी और सिस्टम भी, तो जो ये निकली जो सराउंडिंग में पहुंची वो सिस्टम से घटी होगी, तो डेल्टा एच टोटल, अब ये तो बात हो रही थी सराउंडिंग की, तो डेल्टा एच टोटल इज इक्वल टू डेल्टा एच सिस्टम, जो भी एंट्रोपी में चेंज जो टोटल हुआ है सराउंडिंग प्लस सिस्टम, तो
डेल्टा एस सिस्टम प्लस ये चीज़ सराउंडिंग के बराबर है, डेल्टा एस सराउंडिंग है ना ये, ठीक है, ये डेल्टा एस क्या है, सराउंडिंग है, तो ये इक्वल कर दिया हमने किसको, सराउंडिंग को डेल्टा एस सिस्टम से ही कर दिया, क्योंकि सराउंडिंग के बारे में क्या क्या पता, अरे सराउंडिंग तो बहुत सारा है, सराउंडिंग का नहीं, हम सिस्टम और टोटल ही देखेंगे। तो रीअरेंजिंग द एबव इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है इसको रीअरेंज करिए, तो देखो इंटू टी कर दो, टेम्परेचर से इंटू कर दो, तो टी डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू टी डेल्टा एस सिस्टम माइनस डेल्टा एच सिस्टम, ठीक है, टी से टी कट गया। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की बात कर रहे हैं, तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस तो हम क्या बोल रहे थे, अगर एंट्रोपी क्या है, बढ़ रही है, यानी कि एंट्रोपी जीरो से, एक मिनट, ज़्यादा है, तो डेल्टा एस किससे बड़ा होगा, जीरो से बड़ा होगा, तो टी डेल्टा एस सिस्टम एंड टी डेल्टा एस सिस्टम माइनस डेल्टा एच सिस्टम किससे बड़ा दिखाया हुआ है, जीरो से बड़ा है ना, जब हम डेल्टा एच टोटल की बात करें स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की। अब देखो इन्होंने क्या वैल्यू रखी है, अब देखो जरा इसको घुमा दो, डेल्टा एस सिस्टम माइनस टी डेल्टा एस, तो ये यही हो गया ना ये, तो ये किससे बड़ा है, जीरो से बड़ा है, ठीक है। 6.21 हमारी कौन सी इक्वेशन थी, ये थी ना, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच, द एबव इक्वेशन कैन बी रिटन एज, तो माइनस डेल्टा जी किससे बड़ा है, माइनस डेल्टा जी जीरो से बड़ा है, माइनस वार है ना, तो यानी कि डेल्टा जी का मतलब डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच छोटा हुआ ना, ये छोटा हुआ किससे, जीरो से छोटा हुआ, अरे माइनस डेल्टा जी बड़ा है जीरो से, तो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच किससे छोटा हुआ, जीरो से, तो डेल्टा एच जो सिस्टम है, सिस्टम की जो एंथैल्पी इज द एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन, डेल्टा टी डेल्टा एस सिस्टम इज द एनर्जी विच इज नॉट अवेलेबल टू डू यूजफुल वर्क, अरे ये टी डेल्टा एस जो है ये कहाँ खर्च हो रहा है, ये तो सिस्टम का जो रैंडमनेस है, इससे काम नहीं हो पाएगा, इससे क्या होगा, काम बस की नहीं है, विच इज नॉट एबल टू यूजफुल वर्क नहीं कर सकता, रैंडमनेस बढ़ाएगा बस। सो डेल्टा जी इज द नेट एनर्जी अवेलेबल टू डू यूजफुल वर्क, तो डेल्टा जी क्या है, नेट एनर्जी अवेलेबल टू डू यूजफुल वर्क, ये गिव्स एनर्जी जो है, एंड इज दिस थस ए मेजर ऑफ द फ्री एनर्जी, तो इसको क्या बोलते हैं हम, डेल्टा जी फ्री एनर्जी, जो क्या कर सकती है, यूजफुल वर्क कर सकती है, भाई थोड़ा बहुत तो सिस्टम में जो एनर्जी है वो सब नहीं वर्क करेगी, टोटल सिस्टम में जितनी भी एनर्जी है वो सारा वर्क नहीं करेगी, कुछ तो रैंडमनेस की वजह से है एनर्जी, उसका कुछ नहीं हो सकता, और कुछ इधर उधर लॉस करेगी, है ना, जो बचेगी मेन फ्री एनर्जी जो यूजफुल वर्क कर सकती है वो गिव्स एनर्जी है। फॉर दिस रीजन इट इज ऑल्सो नोन एज द फ्री एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, फ्री एनर्जी ऑफ द रिएक्शन भी बोलते हैं। डेल्टा जी गिव्स ए क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, कांस्टेंट प्रेशर हो और टेम्परेचर पर हो तो डेल्टा जी इज निगेटिव, डेल्टा जी क्या है, निगेटिव है, द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। इफ डेल्टा जी इज ए पॉजिटिव, यानी कि डेल्टा जी क्या है, जीरो से ज़्यादा है, द प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस, तो प्रोसेस क्या है, होगी नहीं। इफ ए रिएक्शन हैज़ ए पॉजिटिव एंथैल्पी, उन्होंने क्या बोला, रिएक्शन क्या है, एक एंथैल्पी डेल्टा एच, तो हमने तो ये बोलाया था ना कि एंथैल्पी क्या होनी चाहिए, निगेटिव होनी चाहिए, ये भी पॉजिटिव मान रहे हैं, ठीक, पॉजिटिव चेंज हो रहा है, एंड ए पॉजिटिव एंट्रोपी चेंज, डेल्टा एस भी क्या है, पॉजिटिव, ठीक, इट कैन बी स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस हो सकती है जब टी डेल्टा एस इज ए लार्ज एनएफ टू आउटवेट डेल्टा एच, तो टी डेल्टा एस की वजह से भी स्पॉन्टेनियस हो सकती है, आगे आएगा क्राइटेरिया, 3-4 पॉइंट है। दिस कैन हैपन इन 2 वे, 2 तरीके से हो सकता है। द पॉजिटिव एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम कैन बी स्मॉल, जो पॉजिटिव, ये जो तुम बोले हो ना कि सर पॉजिटिव एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम इतना स्मॉल हो, कैन बी स्मॉल इन विच केस टी मस्ट बी लार्ज, और उसमें मतलब डेल्टा एस क्या हो, बहुत छोटा हो, ठीक है, और टेम्परेचर क्या हो, लार्ज, बहुत बड़ा। दूसरा, द पॉजिटिव एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम कैन बी लार्ज, और पॉजिटिव एंट्रोपी डेल्टा एस क्या है, बहुत बड़ा है, लार्ज, इन विच केस टी में भी स्मॉल, और टेम्परेचर क्या है, स्मॉल है। द फॉर्मर इज वन ऑफ द रीजन वाई रिएक्शन आर ऑफन कैरिड आउट एट हायर टेम्परेचर, यही रीजन है
कि जनरली क्या करते हैं, जो हम रिएक्शन हाई टेम्परेचर पे करते हैं। टेबल 6.4 समराइज द इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर ऑन स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए रिएक्शन। तो ये बता देगा कि टेम्परेचर का क्या रोल चल रहा है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं, अब क्या पढ़ते हैं, गिव्स एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये पढ़ रहे हैं, ठीक कोई दिक्कत। हाँ, तो अब ये टॉपिक है डी टॉपिक, एंट्रोपी एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखो हमारे ये सिलेबस में बहुत ज़्यादा एनसीईआरटी में बहुत थोड़ा सा बताया हुआ है, जो भी बताया हम पढ़ लेते हैं। तो एंट्रोपी एंड सेकंड लॉ, तो एंट्रोपी तो आपको पता है। तो वी नो डेट फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम की बात करें, द चेंज इन एनर्जी रिमेन्स कॉन्स्टेंट। अगर आइसोलेटेड एक सिस्टम है तो उसमें जो चेंज इन एनर्जी है, एनर्जी चेंज रिमेन्स कॉन्स्टेंट ही रहेगी, है ना भाई, वो तो सबसे अलग है ना, ये आइसोलेटेड है। देयरफॉर इंक्रीज इन एंट्रोपी इन सच सिस्टम इज द नेचुरल डायरेक्शन ऑफ स्पॉन्टेनियस चेंज। तो इंक्रीज इन एंट्रोपी, जो एंट्रोपी बढ़ेगी इस सिस्टम में, इन नेचुरल डायरेक्शन ऑफ स्पॉन्टेनियस चेंजेस होंगे, खुद होंगे। दिस इनफैक्ट इज द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसी से रिलेटेड सेकेंड लॉ हमारा बनता है। लाइक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की तरह सेकेंड लॉ कैन आल्सो बी स्टेटेड इन सेवरल वे, बहुत तरीके से समझाया जा सकता है। द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक्सप्लेन व्हाई स्पॉन्टेनियस एक्सोथर्मिक रिएक्शन आर सो कॉमन। तो सेकेंड लॉ से आप समझोगे कि ये जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है ना, थर्मोडायनेमिक एक्सप्लेन व्हाई स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें क्या निकल रही है, हीट निकल रही है, तो भाई इतनी मिल क्यों जाती है, इजीली बहुत कॉमन क्यों है। इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन हीट रिलीज बाय द रिएक्शन increases the disorder of the surrounding and overall entropy change is the positive which makes the reaction spontaneous। ठीक है, तो पता ही है जब हीट निकलती है तो क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसमें हीट निकलती है तो क्या होता है, वो क्या बढ़ाएंगी, इंक्रीज द डिसऑर्डर ऑफ द सराउंडिंग, सराउंडिंग में जाके डिसऑर्डर ही बढ़ाएंगी, है ना। एंड ओवरऑल एंट्रोपी चेंज, एंट्रोपी चेंज तो क्या होगा, अरे एंट्रोपी चेंज, डिसऑर्डर चेंज, एंट्रोपी चेंज तो क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो एब्सोल्यूट एंट्रोपी एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसके बारे में भी थोड़ा सा देख लो। तो ये क्या कह रहे हैं जनाब, मॉलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस में मूव इन इट स्ट्रेट लाइन इन एनी डायरेक्शन। अब देखो थर्ड लॉ, एब्सोल्यूट एंट्रोपी एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को समझो जरा। द एंट्रोपी ऑफ एनी प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, मतलब आपने क्या लिया भाई, बिल्कुल प्योर ले लिया, प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस जो क्रिस्टल, देखो आपने क्या सॉलिड पढ़े हैं, ठीक है, तो सॉलिड एक तो क्रिस्टल पढ़े हैं, एक पढ़े हैं एमोर्फस। तो क्रिस्टलाइन वो होते हैं जिनका रीअरेंजमेंट बिल्कुल एकदम प्रॉपर वे में होता है, और एक एमोर्फस होते हैं इधर उधर हल्के बहुत सॉलिड के। तो वही कह रहा है द एंट्रोपी ऑफ एनी प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस अप्रोचेज जीरो, है ना। क्रिस्टलाइन प्योर सब्सटेंस की जो एंट्रोपी है, मतलब रैंडमनेस है, वो बिल्कुल जीरो हो जाएगी, यानी कि रैंडम नहीं होंगे वे। एज द टेम्परेचर अप्रोचेज एब्सोल्यूट जीरो, अगर 0 केल्विन पर हम बात करें तो बिल्कुल एक कायदे से, ये एमोर्फस के लिए नहीं है। दिस इज कॉल्ड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो ये थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोल रहा है। तो पढ़ते हैं, मॉलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस में मूव इन ए स्ट्रेट लाइन। तो सब्सटेंस के मॉलिक्यूल जो है स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं, ठीक है, इन एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में, चाहे वो इस डायरेक्शन में जा रहे हो चाहे इस डायरेक्शन में। दे में स्पिन लाइक ए टॉप एंड द बॉन्ड इन द मॉलिक्यूल में स्ट्रेच एंड कंप्रेस, ठीक है, तो इनके बॉन्ड भी हैं। दीज मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल आर कॉल्ड ट्रांसलेशन। आपने मॉलिक्यूल के स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ा होगा, तो ट्रांसलेशनल है, रोटेशनल है, वाइब्रेशनल मोशन कर रहे हैं इनके मॉलिक्यूल। व्हेन टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम राइज, जब इसको सिस्टम को टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा, हीट ही जाएगा, दीज मोशन बिकम मोर विगरस एंड एंट्रोपी इंक्रीज है। तब ये क्या, इधर उधर मॉलिक्यूल जो है ये कायदे से चल रहे थे, कायदे से चल रहे थे, दौड़ रहे थे, अब ये तो इधर उधर भागेंगे, यानी कि एंट्रोपी बढ़ेगी। ऑन द अदर हैंड व्हेन टेम्परेचर इज लोअर, अगर टेम्परेचर बहुत कम कर दें, जो हमने बताया है 0 केल्विन, द एंट्रोपी डिक्रीज है, तो एंट्रोपी क्या हो जाएगी, डिक्रीजेज। यही थर्ड लॉ ऑफ है।
दिस इज सो बिकॉज देयर इज ए परफेक्ट ऑर्डर इन क्रिस्टल एट एब्सोल्यूट जीरो। तो बिल्कुल अगर टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो की बात करें तो जो सॉलिड्स के स्ट्रक्चर हैं अगर हम इनको बात करें इनको बिल्कुल प्रॉपर एक अरेंजमेंट में फिक्स हो जाएंगे। द स्टेटमेंट इज कन्फाइंड टू प्योर क्रिस्टल सॉलिड बिकॉज ये केवल थियोटिकल बात है। आर्गूमेंट एंड प्रैक्टिकल एविडेंस हैव शोन दैट एंट्रोपी ऑफ सॉल्यूशन एंड सुपर कोल्ड लिक्विड इज नॉट जीरो। प्रैक्टिकली देखा गया कि ऐसा कुछ नहीं होता कि बिल्कुल एंट्रोपी जो बिल्कुल जीरो हो जाए, मतलब थोड़ी बहुत तो रैंडमनेस होती है। द इम्पोर्टेंस ऑफ थर्ड लॉ लाइज इन फैक्ट, जो इम्पोर्टेंस है थर्ड लॉ का वो किस में, इट परमिट द कैलकुलेशन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंट्रोपी, मतलब एंट्रोपी एग्जैक्ट कितनी है, मतलब और माइन्यूट में चले गए हम, ऑफ प्योर सबिस्टांस फ्रॉम थर्मल डाटा अलोन। तो थर्मल डाटा मतलब एक सेपरेट से प्योर सबिस्टांस की हम एंट्रोपी जो भी थोड़ी बहुत है वो निकाल सकते हैं। फॉर ए प्योर सबिस्टांस दिस कैन बी डन बाय समिंग क्यू रिवर्सिबल, पता ही है एंट्रोपी क्या होती है, क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी इंक्रीमेंट। भाई रिवर्सिबल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं ना हीट यहाँ रिवर्सिबल वो कर रहे हैं, एक तो कौन एकदम प्योर है ना, तो थोड़ी बहुत वैसे तो एंट्रोपी है नहीं, थोड़ी बहुत भी जो हुई है फ्रॉम 0 केल्विन टू 298 केल्विन। स्टैंडर्ड एंट्रोपीज कैन बी यूज टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंजेस बाय ए हैश लॉ टाइप ऑफ कैलकुलेशन। तो हैश टाइप की तरह हम चेंज कर सकते हैं। अब ये देखो लास्ट है एक, तो ये लास्ट क्या है, गिब्स एनर्जी चेंजेस एंड इक्विलिब्रियम। तो गिब्स एनर्जी चेंज एंड इक्विलिब्रियम में क्या क्या रिलेशन है देख लो बच्चों। वी हैव सीन हाउ ए नॉलेज ऑफ द साइन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्री एनर्जी चेंज ऑफ ए केमिकल रिएक्शन अलाउज तो प्रेडिक्शन ऑफ द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द केमिकल रिएक्शन। ठीक है, प्रेडिक्शन ऑफ द यूजफुल वर्क कौन सा होता था, गिव्स एनर्जी दैट कुड बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट। ठीक है, सो फार वी हैव कंसिडर्ड, हमने क्या किया, फ्री एनर्जी चेंजेस इन इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो जो फ्री एनर्जी चेंजेस है इन इरिवर्सिबल रिएक्शन, लेट अस नाउ एग्जामाइन द फ्री एनर्जी चेंजेस। पहले तो आप रिवर्सिबल में कर ही रहे थे, फ्री एनर्जी चेंजेस इन रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, तो पहले रिवर्सिबल में भी देखते हैं। तो रिवर्सिबल अंडर स्ट्रिक्ट थर्मोडायनेमिक सेंस इज ए स्पेशल वे ऑफ कैरिंग आउट ए प्रोसेस सच दैट सिस्टम इज एट ऑल टाइम इन परफेक्ट इक्विलिब्रियम। तो रिवर्सिबल क्या है कि भाई परफेक्ट इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, इधर से जा रहा है फिर पीछे भी जा रहा है विद इट्स सराउंडिंग, किसके साथ, सराउंडिंग के साथ। व्हेन अप्लाइड टू ए केमिकल रिएक्शन के लिए अप्लाइड किया जाए, द टर्म रिवर्सिबल इंडिकेट दैट ए गिवन रिएक्शन कैन प्रोसीड इन आइदर डायरेक्शन साइमल्टेनियसली, एक साथ किसी भी आगे भी और पीछे भी, सो दैट ए डायनेमिक इक्विलिब्रियम इज सेटअप, एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम एक सेट हो जाए। दिस मीन्स दैट द रिएक्शन इन बोथ द डायरेक्शन, दिस मीन्स रिएक्शन बोथ डायरेक्शन प्रोसीड विद ए डिक्रीज इन फ्री एनर्जी, क्या हो, फ्री एनर्जी डिक्रीज होगी, विच सीम्स, ये इम्पॉसिबल है। भाई फ्री एनर्जी कौन सी वाली थी, जो क्या कर सकती है, जो यूजफुल वर्क कर सकती है, यूजफुल वर्क कर सकती है। इट इज़ पॉसिबल ओनली इफ एट इक्विलिब्रियम की बात करें द फ्री एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज मिनिमम। इक्विलिब्रियम पे बात करें तो फ्री एनर्जी क्या होती है, कम से कम है। इफ़ इट इज़ नॉट द सिस्टम वुड स्पॉन्टेनियसली चेंजेस टू कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लोअर फ्री एनर्जी की तरफ चला जाएगा सिस्टम। ये जल्दी जल्दी कर रहे हैं क्यों, क्योंकि ये हम पढ़ेंगे जब इक्विलिब्रियम चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो द क्राइटेरिया फॉर इक्विलिब्रियम ए बी सी डी इज डेल्टा जी गिब्स एनर्जी की बात करें ऑफ ए रिएक्शन इन विच ऑल द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इन स्टैंडर्ड स्टेट, डेल्टा जी आर इज रिलेटिंग टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ये आपने पढ़ा होगा, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन में प्लस आर टी एल एन के। ठीक है, इक्विलिब्रियम चैप्टर में। तो डेल्टा जी क्या हो जाएगा एट इक्विलिब्रियम पे, तो जीरो, तो डेल्टा जी नॉट आर टी एल एन के है ना। तो डेल्टा जी नॉट क्या हो गया रिएक्शन का, माइनस, अब ये आर टी को लॉग, ये एल एन को लॉग में कर दे 2.303 आर टी लॉग के। तो वी ऑल्सो नो, हमें ये भी पता है डेल्टा जी रिएक्शन का डेल्टा एच होता है माइनस टी डेल्टा एस होता है। तो ये किसके, ये डेल्टा जी किसका, ये यहाँ पे माइनस आर टी एल एन के हमने रख दी। ठीक है, तो हमारी ये रिएक्शन आ गई। अब इससे हम रिएक्शन का रिलेशन निकालेंगे जो दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ है, ये डेल्टा एच डेल्टा एस डेल्टा जी और डिस्क्रिप्शन में क्या दिया हुआ। ठीक है, फॉर स्ट्रांगली एंडोथर्मिक रिएक्शन,
जिनमें हीट देनी पड़े। द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच में बी लार्ज, है ना, मतलब हीट को हम दे रहे हैं ना, एंड पॉजिटिव हीट दी जा रहे हैं। ये डेल्टा एच निगेटिव कब होता है, जब कौन सी रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक। ठीक है, एक मिनट बच्चों। इन सच केसेस वैल्यू ऑफ के विल बी मच स्मॉलर, ये मच स्मॉलर देन 1, एंड द रिएक्शन इज अनलाइकली टू फॉर्म मच प्रोडक्ट इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात करें तो डेल्टा एच ओवरऑल हमने ये पढ़ लेना एक बार, बस यहाँ पर आ जाते हैं। देखो तुम्हें क्या याद रखना है, स्पॉन्टेनियस कोई रिएक्शन इजीली याद रखो खुद हो रही है तो उसका क्या मतलब, ये तो पता ही है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक, तो मैंने क्या बताया था कि एंट्रोपी क्या होती है, पॉजिटिव है, मतलब एंट्रोपी बढ़ रही है तो रिएक्शन खुद हो रही थी, ये एक फैक्टर था। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यानी डेल्टा इज एच इज इक्वल टू निगेटिव था तो चांस है। ठीक है, और एक क्या था, एक ये निकल के आया गिब्स एनर्जी। ठीक है, गिब्स एनर्जी, और एक यहाँ पर एक और है टर्म टेम्परेचर। तो गिब्स एनर्जी, अब देख लो जरा यहाँ पर क्या क्या ये कंडीशन बता रहे हैं। ठीक है, अब देख लो, अगर एंड ये निगेटिव है इसका मतलब एक्सोथर्मिक है, और ये क्या है, पॉजिटिव है, यानी कि एंट्रोपी बढ़ रही है, तो ये गिब्स एनर्जी क्या होगी, निगेटिव हो जाएगी। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, तो निगेटिव, तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर, सभी टेम्परेचर पे। अगर ये डेल्टा एच एक्सोथर्मिक है, एंट्रोपी घट रही है, मगर क्या है, एट लो टेम्परेचर पे, ये देखा, कम टेम्परेचर पे। एक तो देखो मैंने क्या बताया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन एट लो टेम्परेचर पे, कम टेम्परेचर पर क्या होती हैं, प्रोसेस में आगे जाती हैं, तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर, फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो आप। ठीक, एक क्या है, डेल्टा एच मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, डेल्टा एस एंट्रोपी घट रही है, बट क्या दिया हुआ, एट हाई टेम्परेचर। अब ये बताओ, जनरली एक्सोथर्मिक रिएक्शन हाई टेम्परेचर पे, रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर, ऐसे ही रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर पे। अब रिएक्शन लो टेम्परेचर है, अच्छा ये देखो लो टेम्परेचर है। ठीक, एट लो टेम्परेचर ये दिया हुआ है। ठीक है, लो टेम्परेचर पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं करती हैं तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। ठीक है, हाँ सॉरी, देखो यहाँ पर, हाँ ये मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया भाई। एक्सोथर्मिक रिएक्शन किस पे काम करती हैं वैसे, लो टेम्परेचर पे काम करती हैं, और अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन को टेम्परेचर ज़्यादा दे दूँ एट हाई टेम्परेचर पर तो वो तो नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाती हैं, मगर ठीक है, लो टेम्परेचर पे काम करती हैं, मगर यहाँ लो टेम्परेचर तो दे दिया है। ठीक है, एंट्रोपी क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, ये क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन, मगर ये क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, और एंडोथर्मिक रिएक्शन को क्या चाहिए, हाई टेम्परेचर। तो मुझे बताओ, ये एंडो है, ये लो टेम्परेचर है तो नहीं चलेगा, ये एक्सोथर्मिक है और ये एट हाई टेम्परेचर है, नहीं चलेगा। ठीक, उल्टा उल्टा हो गया। ये कौन सी प्रोसेस है, ए एंडोथर्मिक है। ठीक, एट हाई टेम्परेचर, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हाई टेम्परेचर चल जाएगा। ये क्या है, एंडोथर्मिक है, एट ऑल टेम्परेचर नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी, नहीं चल पाएगी। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट हैं, याद कर लेना, ज़रा थोड़ा सा देख लेना क्या बोला था। फॉर्मूला क्या था, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये था। तो पहले तो क्या था, कई सारे फैक्टर आए पूरे थर्मोडायनेमिक्स से, एंट्रोपी बढ़नी चाहिए तो फेवर करेगा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है जी, एंट्रोपी, एंथैल्पी, रिएक्शन एंट्रोपी, हाँ, रिएक्शन की क्या बढ़ रही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एंथैल्पी बढ़ रही है, मतलब एंथैल्पी निगेटिव में है। ठीक, तो क्या है, तो लो टेम्परेचर चाहिए, लो टेम्परेचर चाहिए।
रिएक्शन ये क्या है, एंडोथर्मिक है, तो क्या चाहिए, हाई टेम्परेचर चाहिए। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन फेवर करती हैं कि रिएक्शन हो जाए, एंट्रोपी बढ़ती है तो फेवर होता है। समझ में आ गया? तो ओवरऑल और डेल्टा जी क्या शुड बी निगेटिव, तो क्या होगी, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। बस ये याद है, ये याद कर लेना, एक बार देख लेना, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। ये समरी देखो जरा, समरी में क्या बोल रहे हैं। थर्मोडायनेमिक डील विद द एनर्जी चेंजेस इन केमिकल और फिजिकल प्रोसेस। तो थर्मोडायनेमिक्स क्या है, एनर्जी चेंज केमिकल और फिजिकल, एंड इनेबल अस टू स्टडी दीज चेंजेस क्वांटिटेटिवली एंड मेक यूजफुल प्रेडिक्शन। फॉर दिस पर्पज वी डिवाइड द यूनिवर्स इनटू इन सिस्टम एंड द सराउंडिंग। तो हमने यूनिवर्स को सिस्टम और सराउंडिंग में डिवाइड कर दिया। केमिकल और फिजिकल प्रोसेस लीड टू इवोल्यूशन ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। ठीक है, तो केमिकल और फिजिकल प्रोसेस, अगर हीट की बात करें या तो एब्जॉर्प्शन हो रहा है या इवोल्यूशन हो रहा है। पार्ट हीट है ना, पार्ट ऑफ विच मे बी कन्वर्टेड इनटू वर्क। दीज क्वांटिटीज आर रिलेटेड थ्रू द, ये सब हीट वर्क है ना, फर्स्ट लॉ में आया, वाया डेल्टा क्यू इजिकल टू डेल्टा यू इजिकल टू, यानी कि ये जो ये डेल्टा यू का क्या मतलब है, क्यू प्लस डब्ल्यू। ये जो अंदर की इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है, या तो हीट दे रहे हो, ये सिस्टम वर्क कर रहा है या वर्क हो रहा है। इंटरनल, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स only and is a state function, whereas q and w depend on the path are not the state function। तो क्या, हीट q एंड w वर्क क्या है, क्या है, पाथ फंक्शन। We follow sign convention of q and w by giving the positive sign to these quantity when these are added to the system। मतलब अगर आप हीट ऐड करोगे सिस्टम में, वर्क ऐड करोगे मतलब वर्क दोगे सिस्टम को, तो हमने रखे गए हैं पॉजिटिव साइन। और वी कैन मीजर द ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर विच कॉज द चेंजेस इन टेम्परेचर, है ना। तो हम मीजरमेंट कर सकते हैं हीट का एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, जो क्या करेगा, टेम्परेचर। द मैग्नीट्यूड ऑफ राइज इन टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन द हीट कैपेसिटी ऑफ ए सबस्टांस, देयरफॉर हीट एब्जॉर्ब और इवॉल्व क्यू इक्वल टू सी डेल्टा टी। वर्क कैन बी मीजर्ड किस में, डब्ल्यू इजल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। ये कौन सा वाला वर्क था, ये वाला था ना, जब आपने ये पाइप लगा दिया था, तो क्या, जब आप अगर सिस्टम वर्क कर रहा है तो क्या हो रहा है, ये ऊपर जा रहा था, है ना। तो क्या हो रहा था, वॉल्यूम बढ़ रहा था। ठीक है, चलो बस तो और देख लेना, और ये लगभग थ्योरी एंड हो गई है। ठीक है, पूरा थर्मोडायनेमिक्स थ्योरी हो गई है। और जो ये अभी तो कौन सी एनसीईआरटी की देखो बच्चों, ये चल रही है फर्स्ट स्टेप सीरीज, तो इसमें हम इतना बहुत ज़्यादा डीपली नहीं बता रहे, बस ठीक है नॉर्मल पढ़ा रहे हैं। तो सीबीएसई के लिए तो बहुत ज़्यादा है, बढ़िया है। सीयूईटी के लिए भी बढ़िया है, नीट के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, और आईआईटी के लिए तब फ़ायदेमंद है जब एक बार भी क्या ना पढ़ी हो, एनसीईआरटी बिल्कुल ना पढ़ी हो, तो एक अंदाज़ा लग जाएगा। क्योंकि आपने जो ऑनलाइन लेक्चर लिया उसमें थोड़ी सी रटने टाइप हो जाती है। एक बुक जो है एक मीज़रमेंट देती है, थोड़ा सा बुक में क्या क्या लिखा है, थोड़ा सा सीक्वेंस वाइज रहता है। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लासेस में।